मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत रसायन। इसमें हम लोग लगभग इस लेसन का जो है बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं और आज लगभग ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम जो है एक तो नन्नर समीकरण के बात किए थे, डेनियल सेल के लिए नन्नर समीकरण हम लोग ज्ञात किए थे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किए थे। और उसके अलावा हम लोग जो है सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है वो देखे थे और आपको बताया गया था कि सेल जो होता है वो एक प्रकार से देखा जाए तो कई सेलों को अगर क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है तो फिर उससे जो है बैटरी तैयार होता है और फिर उससे ऊर्जा प्राप्त होता है। वहाँ पर हम बैटरी को, सेल को दो भागों में बांटे थे, एक प्राथमिक था और एक हमारा द्वितीयक था। प्राथमिक सेल जो चार्जेबल ना हो, जिसको फिर से चार्जिंग ना किया जा सके, वो प्राथमिक हमारा बैटरी या प्राथमिक सेल कहलाता है। और इसके दो प्रकार थे बट हम उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखें तो शुष्क सेल था, उसको हम लोग पढ़े हैं, एक सेल को हम लोग नहीं पढ़े हैं, है ना। और ये है हमारा द्वितीयक सेल जिसको आज हमको पढ़ना है। इसके भी दो भाग है बट हम इसमें एक लेड संचालक जो सेल है उसके बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो द्वितीयक सेल क्या होता है, उस दिन भी हम लोग क्या किए थे, इसके बारे में चर्चा किए थे कि द्वितीयक सेल होता क्या है, किस प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो द्वितीयक सेल होता है यह ऐसा सेल होता है जो कि आपका क्या होता है, दोनों दिशाओं में क्या होता है, पूर्ण होता है। मतलब द्वितीयक बैटरी या द्वितीयक सेल वह होता है जिनकी रासायनिक अभिक्रियाएं दोनों दिशा में पूर्ण होता है। कहने का मतलब ये है कि ये चार्जेबल होता है, मतलब इसको चार्जिंग करके फिर से क्या किया जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग फिर से कि वह सेल है ना जिसकी रासायनिक अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में पूर्ण होता है, दोनों दिशाओं में पूर्ण होता है। दोनों दिशाओं में क्या होता है भाई, हमारा पूर्ण होता है, दोनों दिशाओं में पूर्ण होता है। अर्थात यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस प्रकार का जो सेल होता है, अर्थात इस प्रकार के सेल को या बैटरी को हम क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं। पुनः आवेशित कर सकते हैं मतलब पुनः इसको चार्ज किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसकी परिभाषा दे सकते हैं भाई कि द्वितीयक हमारा सेल क्या होता है। तो आप बता देना कि द्वितीयक सेल वह सेल होता है जिस सेल की अभिक्रियाएं जो होती है दोनों दिशाओं में पूर्ण होती है। मतलब ये होता है कि इसको पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः चार्ज किया जा सकता है। यही हमारा क्या कहलाता है, द्वितीयक बैटरी कहलाता है, द्वितीयक बैटरी कहते हैं। और इस प्रकार का जो बैटरी होता है आप आसपास देखे होंगे, जैसे हमारा क्या होता है, अगर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो जो मोबाइल का जो बैटरी होता है, मोबाइल जो होता है, इस मोबाइल की अगर बैटरी की बात करें तो मोबाइल का जो बैटरी एक ऐसा बैटरी होता है हमारा, ये द्वितीयक हमारा बैटरी होता है, द्वितीयक सेल होता है जिसको हम लोग चार्ज ख़त्म हो जाने के पश्चात पुनः क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। वैसे ही जो गाड़ी में जो लगा क्या होता है, हमारा जो बैटरी होता है, ऑटोमोबाइल जो होता है, ऑटोमोबाइल जो भी हमारा में यूज जो बैटरियां होता है, ये भी आपका कैसा होता है, द्वितीयक बैटरी होता है, वो भी क्या होता है, चार्जेबल होता है। और वैसे आसपास आपको जो है बहुत सारे ऐसे बैटरी आपको देखने को मिल जाता है जो चार्जेबल होता है। आजकल तो जो टॉर्च है, टॉर्च भी क्या हो रहा है, हमारा चार्जेबल है। तो ये टॉर्च का जो बैटरी होता है उसको भी हम लोग चार्ज करके पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो क्या होता है, हमारा जो बैटरी होता है, इस प्रकार का जो सेल होता है वही आपका द्वितीयक बैटरी या सेल कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं भाई, इसकी परिभाषा दे सकते हैं। अब हम जो है इसके जो एक प्रकार है लेड संचालक सेल जिसको हमको देखना है, उसके पास हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, एक इसका प्रकार देख देते हैं। ये दिया है हमारा लेड संचालक सेल, ये हमारा एक प्रकार का जो है द्वितीयक बैटरी है जिसे हम लेड संचयी सेल या लेड संचालक सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये लेड संचालक सेल क्या है, तो पहली चीज़ तो ये द्वितीयक सेल होता है, मतलब चार्जेबल सेल होता है। और इस प्रकार का जो सेल होता है उसका जो है अगर वोल्ट की बात करें, वोल्ट की अगर बात करें या ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ क्या होता है भाई, वोल्ट को ही प्रदर्शित करता है। ये लगभग हमारा
2 वोल्ट का क्या होता है हमारा, ये बैटरी होता है। 2 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी ये पाया जाता है। कौन सा हमारा लेड संचयी जो सेल होता है वो आपका ये लगभग 2 वोल्ट का क्या होता है, बैटरी होता है। और इस प्रकार की जो बैटरियाँ होती हैं आप जो है बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल्स जो होती हैं उनमें आपको ये सेल क्या होती है देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं कि ये सेल किस प्रकार से बनी होती है और ये कार्य कैसे करती है। तो इस सेल में क्या होती है, लगभग एक से अधिक जो क्या होती है हमारी जो ये जो सेल होती है वो कई सेलों, लगभग 3 से 6 सेलों के मिलने से क्या होती है आपकी ये बनी होती हैं, जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रोड होती हैं, एक से अधिक क्या होती हैं कैथोड होती हैं। जैसे यहाँ पर क्या होती है इस सेल में एक से अधिक क्या होती है भाई हमारी इलेक्ट्रोड और कैथोड होती है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर लेड का क्या होती है, यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग रख दें अगर, तो लेड का इसमें क्या होती है एनोड होती है। यहाँ पर भी हम लोग इस प्रकार से रख देते हैं, फिर से ये हो गया और एक इस प्रकार से फिर रख देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है लेड जो होता है, जिसको हम पीबी से दर्शाते हैं। ये किसके जैसा बिहेव करता है भाई, एनोड के जैसा बिहेव करता है। ये लेड का क्या होती है इसमें आपका इस प्रकार से क्या हो जाती है आपका एनोड होती है। इसी के बीच बीच में क्या होती है हमारी कैथोड होती है। ये हमारे क्या होती है इसमें इस प्रकार से ये हमारे क्या पाई जाती है, हमारी कैथोड पाई जाती है। ये हमारा क्या हो गया, हमारा कैथोड हो गया। अब ये जो कैथोड है ये हमारा श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जुड़ी होती है और हमारा एनोड है उसको भी क्या कर दी जाती है, इस प्रकार से जोड़ दी जाती है। अब यहाँ पर ये जो है किसके जैसा व्यवहार करती है भाई, एनोड का। और ये जो हमारा हरा कलर दिख रहा है ये जो है हमारा ये जो होती है वो लेड ऑक्साइड की बनी होती है। और ये जो है किसके जैसा व्यवहार करती है, हमारी कैथोड जैसा क्या करती है, बिहेव करती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, लेड ऑक्साइड होती है और एक इसके जैसा बिहेव करती है भाई, कैथोड के जैसा बिहेव करती है। तो PbO2 ये होती है कैथोड के जैसा। तो हमारा जो क्या होती है जो लेड संचालक जो सेल होती है वो कई इलेक्ट्रोड की बनी होती है, कई सेलों के मिलने से बनी होती है। इसमें एक से अधिक क्या होती है इलेक्ट्रोड होती हैं, लगभग 3 से 6 इसमें क्या होती है इलेक्ट्रोड पाई जाती हैं। जिसमें जो इलेक्ट्रोड होती हैं उनमें से अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड जो होती है वो लेड की या कॉपर युग्म से बनी होती हैं और कैथोड जो होती है वो क्या होती है हमारी लेड ऑक्साइड की बनी होती हैं। और ये पूरा जो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रोड आपको जो है किसमें, ये सल्फ्यूरिक जो अम्ल होती है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोल सकते हैं। तो ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जो सॉल्यूशन होती है उसमें क्या होती है डूबी होती है। कौन सा हमारा जितना भी इलेक्ट्रोड है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो होती है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के फार्मूला क्या होती है भाई हमारा, ये होती है डाइल्यूट H2SO4 है ना, डाइल्यूट H2SO4 ये डाइल्यूट होता है और H2SO4 होता है, इसमें क्या होती है आपकी डूबी होती है। और जैसे ही क्या की जाती है इसमें सर्किट कंप्लीट की जाती है, कहने का मतलब परिपथ क्या होती है जैसे ही पूर्ण होती है इनमें रासायनिक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और उसके फलस्वरूप ऊर्जा क्या होती है आपका उत्पन्न होती है। तो इसको करने के लिए क्या की जाती है इस प्रकार से, यहाँ पर सबसे पहले जो क्या होती है जो लेड होती है जो एनोड के जैसा बिहेव करती है, ये जो लेड है आपका क्या करती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है ना। तो ये Pb हो गया। अब यह किस में डूबा है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबा है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल 2 भागों में टूटती है, ये टूट जाती है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर बात करें तो इसको हम तोड़ देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये होता है 2H+ आयन में और SO4 -2 आयन में क्या होती है वो टूटती है। तो लेड चूँकि उसी में डूबा है तो ये टूट करके क्या बनाती है भाई SO4 -2 चार्ज बनाती है और फिर जो है ये जो है आपका क्रिया करके PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करती है डोनेट करती है। मतलब ये किसके जैसा होती है हमारा ऑक्सीडेशन के जैसा बिहेव करती है, मतलब एनोड क्या करती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। मतलब यहाँ पर कौन सा प्रक्रिया हो रहा है हमारा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है जो कि एनोड में होती है। ये किस में होती है हमारी एनोड में। अब यहाँ से निकला हुआ जो इलेक्ट्रॉन होती है वहाँ पर कैथोड द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है। कैथोड क्या है हमारा Pb है, तो यहाँ पर क्या होती है PbO2 होती है, ये हो गया PbO2। चूँकि PbO2 भी किसमें डूबा है सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का एक जो भाग होता है SO4 ये क्या होती है उसको द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जो है हाइड्रोजन भी है, देखो H2 जो निकला है, हाइड्रोजन अपने हिसाब से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो H+ निकला है वो जो वहीं पर होती है और साथ में क्या होती है हमारा उत्सर्ग से जो इलेक्ट्रॉन दिया गया है वो ये क्या कर ली जाती है, इसके द्वारा जब एक्सेप्ट कर ली जाती है तो यहाँ से पुनः देखो यहाँ पर क्या क्या प्राप्त होती है हमारा,
तो ये हो जाता है प्लस और ये हो जाता है माइनस, तो पुनः क्या हो जाती है, हमको लेड सल्फेट क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गया हमारा लेड सल्फेट। अब ये Pb निकल गया, SO4 निकल गया। अब देखो O2 बचा है और यहाँ पर कितना बचा है, हाइड्रोजन बचा है। तो इसको जो है हाइड्रोजन और जब भी ऑक्सीजन निकलती है तो क्या बनाती है, यहाँ पर पानी का निर्माण करती है। तो ये हो गया H2O, और चूंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाई जाती है। तो ये 2 ने कितना हो जाती है, 4 हो जाती है। तो उस चक्कर में यहाँ पर हाइड्रोजन को यहाँ कर कितना करना पड़ती है, 4 करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीक़ा से क्या हो जाती है, हमारी लगभग हमारा प्रक्रिया जो होती है वो क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात इस जो पूरे हमारी इक्वेशन होती है उस इक्वेशन को क्या कर दी जाती है, जब जोड़ दी जाती है। यहाँ पर प्लस माइनस करके आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं भाई, और बाद में आप चाहेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। जैसे हम लोग इसको क्या कर दिए, मिटा दिए। अब क्या होती है, जो समीकरण के जो अपोजिट साइड में होती है वो क्या हो जाती है, इसमें काट दी जाती है, कट जाती है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो कुछ चीज़ है उसको यहाँ पर क्या की जा सकती है, यहाँ पर काटी जा सकती है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कही जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाती है, कट जाती है। अब जो है यहाँ पर देखें तो और कुछ नहीं बचा है हमारा पास, जो भी बचा है उसको क्या की जाती है, ऐसे ही क्या कर दी जाती है, आपका उतार दी जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, ये पार देखिए हम लोग यहाँ पर, तो ये कितनी हो जाती है हमारी, ये हो जाती है Pb, ये हो गया हमारा। और यहाँ पर अगर SO4 की बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, PbSO4 लिखी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर Pb है तो Pb हो गया, ये हमारा हो गया Pb। और देखो तो कटने लायक है, उसको काटी जा सकती है हमारा। तो यहाँ पर क्या बचा भाई हमारा, ये बच गया हमारा, ये बचा Pb, ये हो गया Pb। साथ में क्या है हमारा PbO2, PbO2 हो गया, PbA2 हो गया हमारा, ये हो गया। तो ये हमारा Pb बचा है, देखो इस साइड क्या बचा है Pb, साथ में क्या बचा है हमारा PbO2 बचा है। और SO4 की बात करें तो 2 बार है, तो हम क्या कर सकते हैं 2SO4 जो कि -2 चार्ज होता है। 4 हमारा क्या है, हमारा ये हाइड्रोजन प्लस चार्ज होता है। अब ये सब जो है मिल करके इस साइड वाला को किसका निर्माण करता है, ये हमारा क्या हो जाता है, 2 PbSO4 है तो 2 ठो क्या लिख दिया जाता है, PbSO4 लिख दिया जाता है। और अगर हम पानी की बात करें तो यहाँ पर 1 होता है, तो ये आपका H2O हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आपका क्या हो जाता है, आपका समीकरण कंप्लीट होता है। और इसके दौरान कुछ ऊर्जा क्या होता है, आपका मुक्त होता है। और वही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग में लाई जाती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है भाई, समीकरण सहित समझाई जा सकती है, बताई जा सकती है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, लेड संचयी सेल या सीछा संचालक सेल। तो इस प्रकार की जो सेल होती है उस सेल में लगभग 3 से 6 क्या होती है, हमारी जो भी इलेक्ट्रोड होती है वो समूह सल्फ्यूरिक अम्ल की विलयन में क्या होती है, डूबी होती है। जिसमें से जो लेड कापर युग्म या लेड और जो कापर के जो मिश्र धातु होती है वो एनोड के जैसा व्यवहार करती है, और लेड ऑक्साइड जो होती है वो कैथोड के जैसा व्यवहार करती है, जो कि समूह सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबी होती है। इस प्रकार से जैसे ही इसमें क्या की जाती है, परिपथ पूर्ण की जाती है, उनमें इस प्रकार के रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है आपकी स्टार्ट हो जाती है। और फिर जो है जैसी रासायनिक प्रक्रिया होती है वहाँ से विद्युत ऊर्जा निकलना स्टार्ट हो जाती है। और जो है वह ऊर्जा फिर जो है आपका कई कार्यों में क्या की जाती है, उपयोग में लाई जाती है। तो इसको इस प्रकार से क्या की जा सकती है, दर्शाई जा सकती है। चूँकि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये अपचयन के जैसा क्या करती है, बिहेव करती है। तो ये हो गया हमारा भाई लेड संचयी या लेड संचालक सेल होती है। और अगर आपको अगर पूछ दी जाती है इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन, तो ये चित्र और ये रासायनिक समीकरण लिखने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और जैसे आप समझे हैं वैसे थ्योरी लिखी जा सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा आपको जो है ज़रूरत होती है वो है रासायनिक समीकरण की, और वो होती है आपकी चित्र की। और थ्योरी जो है वो अपने हिसाब से जैसे आप समझे हैं उस प्रकार से लिखी जा सकती है। तो ये हो गया आपका भाई सीसा संचालक सेल। अब ये जो सीसा संचालक जो सेल होती है, चूँकि पुनः क्या होती है, आवेशित हो सकती है, पुनः इसको चार्जेबल की जा सकती है, चार्जेबल होती है मतलब चार्जिंग की जा सकती है। तो जितना हमारा समीकरण लिखे उसको उल्टा लिख दी जाती है। उल्टा मतलब जैसे इस तरफ का जो तीर है उसको अगर उल्टा कर दिया जाए, यहाँ पर भी उल्टा कर दिया जाए, तो फिर से क्या हो जाती है, वो रिवर्सिबल को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, मतलब फिर से बन जाती है, फिर क्रिया करती है। तो इस प्रकार की प्रोसेस चलती रहती है। तो हम लोग क्या पढ़ाई किए भाई, लेड संचालक सेल।
अब जो है हम लोग एक और सेल की बात करते हैं जो कि प्राथमिक या द्वितीयक के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि वो उल्टी सेल के अंतर्गत आता है, जिसे हम ईंधन सेल के नाम से जानते हैं, ईंधन सेल कहा जाता है। तो उसके पास क्या करते हैं हम लोग, पहुँचते हैं। तो ये हमारा है ईंधन सेल, ये पढ़ेंगे हम लोग, जिसे हम फ्यूल सेल के भी नाम से जानते हैं। ये जो ईंधन सेल होता है यह एक प्रकार का कैसा है, हमारा उल्टी सेल है भाई। कैसा सेल है ये हमारा, उल्टी सेल होता है, ये उल्टी सेल है। और ये जो उल्टी सेल होता है इसमें लगभग जो है जो इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड को लगातार क्या होता है, हमारा अभिकारक पूर्ति करने की आवश्यकता होती है। और कंटिन्यू जब इलेक्ट्रोड पर अभिकारक क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है, तब तक उसमें ऊर्जा क्या करती रहती है, विद्युत के रूप में निकलती रहती है। मतलब इसकी बनावट ऐसे होती है कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड होती है। इलेक्ट्रोड मतलब होता है प्लस और माइनस भाई, है ना, कन्फ्यूज मत होना इलेक्ट्रोड क्या है बोल के। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के सेल में 2 इलेक्ट्रोड होती है और उन इलेक्ट्रोडों पर जब तक क्या की जाती है, अभिकारक जो है क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। अभिकारक मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, मीथेन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है। तो जब तक उनको इलेक्ट्रोडों को क्या मिलती रहती है, अभिकारक मिलती रहती है, मतलब हमको मटेरियल मिलती रहती है, तब तक ये जो सेल होती है वो सेल क्या करती रहती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती रहती है। क्योंकि इसकी बनावट ऐसी होती है कि डायरेक्टली ये अभिकारक को जो है डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, कन्वर्ट कर लेती है। तो यहाँ पर ईंधन सेल की हम जो है बात की जा रही है। और यहाँ पर जो है जो भी ईंधन सेल हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल बहुत सारी ईंधन सेल होती है जिसमें कई प्रकार के अभिकारक उपयोग की जाती है। बट यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं ईंधन सेल, उसमें फ़िलहाल हम हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उस अभिकारक का उपयोग करके यहाँ पर जो है ईंधन सेल को क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं या वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो भी क्या करेंगे, ईंधन सेल का बात करेंगे, वो किस पर बात करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अभिकारक है उसको लेकर के ईंधन सेल पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे कि इस प्रकार के सेल में या इस प्रकार के सेल जो है किस प्रकार से बनाई जाती है, किस प्रकार से होती है। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर इस प्रकार की जो सेल होती है उस सेल में इलेक्ट्रोड होती है और उस इलेक्ट्रोड पर लगातार क्या की जाती है, अभिकारक पूर्ति की जाती है और वह अभिकारक डायरेक्टली फिर जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती जाती है। फिर उसका जो भी उपयोग है उसमें उसका उपयोग कर ली जाती है। ज़्यादातर इस प्रकार की जो सेल होती है वो आपका जो रॉकेट है वहाँ पर क्या की जाती है, या जो हमारे जो इधर से जो साइंटिस्ट लोग जाते हैं वो लोग जो है उसमें इस प्रकार का जो क्या होती है सेल है या जो है बैटरी है उसका उपयोग की जाती है। तो किस प्रकार से बनाई जाती है हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, देखते हैं। जिसमें अभिकारक के रूप में हम लोग जो है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस सेल में क्या होती है, पहली चीज़ तो ये कि इस सेल में फ़िलहाल 2 क्या होती है, इलेक्ट्रोड होती है भाई। इस प्रकार से हम देखें तो इसमें 2 क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है हमारा। और वो भी कैसा इलेक्ट्रोड होती है, छिद्र युक्त इलेक्ट्रोड होती है ना, छिद्र युक्त इलेक्ट्रोड होती है, एक प्लस के जैसा और एक जो है माइनस के जैसा बिहेव करती है। तो ये छिद्र की एक इलेक्ट्रोड होती है भाई, है ना, छिद्र युक्त। यहाँ पर क्या होती है, ये जो है एनोड के जैसा बिहेव कर रहे हैं और ये हमारा जो है कैथोड के जैसा क्या कर रही है, बिहेव कर रही है। अब यहाँ पर क्या की जाती है, इसको जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सलूशन में क्या कर दी जाती है, डुबा दी जाती है। या ये बोल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड है वो पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड है इसकी सलूशन में क्या होती है, डूबी रहती है। अब यहाँ पर जो भी अभिकारक है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होती है इस हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर इस साइड से, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन हम लोग लिए हैं उसको इस साइड से, ये वाला साइड से और ये वाला साइड से क्या होती है, कुछ जगह होती है और इन जगहों की द्वारा क्या की जाती है, उसको जो है पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं थोड़ा सा हम लोग, ये हो गया इस प्रकार से और ये हो गया इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, द्वार होती है। एनोड कक्षा से क्या प्रवाहित की जाती है, हमारा हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। कैथोड कक्षा से क्या प्रवाहित की जाती है, ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। जैसे ही हमारे क्या होती है, जो हाइड्रोजन होती है इस एनोड के पास पहुंचती है, उसकी क्या हो जाती है, आपकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करती है, आपकी डोनेट करती है और वह इलेक्ट्रॉन फिर जो है वहीं पर जो कैथोड होती है उसके द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है और जो है उसमें फिर विद्युत ऊर्जा बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसको समीकरण के द्वारा समझाई जा सकती है। तो इसमें क्या होती है, जो हाइड्रोजन होती है, ये हाइड्रोजन चूँकि किस में डूबी होती है, KOH में डूबी होती है। तो जो K होती है प्लस चार्ज वाला होती है, OH माइनस चार्ज
चार्ज वाला होती है। तो ये जो हाइड्रोजन होती है इसकी उपस्थिति में इसकी क्या होती है भाई, हमारी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीकरण होती है। तो यहाँ पर OH क्या देती है, हमारा KOH जो है आपको OH देती है, और ये जो है क्या करती है H2 के ऑक्सीकरण में क्या करती है, मदद करती है। और ये दोनों जो है मिल करके 2H2O का क्या करती है, निर्माण करती है। तो उस स्थिति में इसका बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दी जाती है, 2 लगा दी जाती है भाई, इस तरीक़ा से। तो ये प्लस हो गया और ये 2 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 2 ने 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होती है। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दी जाती है, डोनेट कर दी जाती है। अर्थात यहाँ पर एक किसके जैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्सीकरण, जो कि एनोड में क्या होती है, प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर जो त्यागे गए जो इलेक्ट्रॉन होती है, उस इलेक्ट्रॉन को ये जो हमारी क्या होती है O2 होती है, जो कि कैथोड के जैसा बिहेव कर रही है, उसको क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। तो उस स्थिति में ये जो है पानी उसी में रहती है, तो ये O2 हो जाती है प्लस H2 हो जाती है। और उधर से जो त्यागी गई इलेक्ट्रॉन होती है, उस स्थिति में दोनों मिल करके क्या बनाती है, फिलहाल तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो आ जाती है, और ये मिल करके यहाँ पर 4OH का क्या करती है, निर्माण करती है। इसमें क्या करती है भैया, 4OH माइनस का निर्माण करती है। चूँकि इसमें 4OH ले रही है, तो इसलिए बैलेंस करने के लिए इसको 4 लगा दी जाती है। तो इस तरीक़ा से क्या हो जाती है, हमको समीकरण प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पर ये अपचयन को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया एनोड में होती है और अपचयन की प्रक्रिया किस में होती है, कैथोड में होती है। चूँकि यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस जो है आपको इनकम्प्लीट लग रही है, तो उसमें बैलेंस करने के लिए, जैसे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होती है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होती है, तो इसको पूरे समीकरण को 4 बनाने के लिए 2 से क्या कर दी जाती है, गुणा कर दी जाती है, जिससे पूरा समीकरण क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। या यहाँ पर बोल सकते हैं, ये देखो ये 4 है, यहाँ पर ये 2 होती है, तो इसी को बैलेंस करने के लिए 2 से पूरे समीकरण को गुणा कर दी जाती है। तो उस स्थिति में ये क्या हो जाती है, 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 ने 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, कट जाती है। बाकी जो बचे हैं कटने लायक, तो ये हो जाता है 2 2 ने 4, 2 से गुणा करोगे तो 2 2 ने 4 कट जाती है। बाकी जो चीज़ बची रहती है उसको वैसे ही लिख दी जाती है। तो यहाँ पर क्या होती है, H2, यहाँ पर और कुछ नहीं बचा है, ये बचा है हमारा O2। और भी कुछ चीज़ है कटने लायक जो कट सकती है, जैसे यहाँ पर 2 पानी और यहाँ पर 2 पानी कट जाती है, तो 2 2 ने 4 रहती है, बस 2 2 कट जाती है। देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ 2 से गुणा करोगे तो 4 है, तो अपोजिट साइड में तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो इस साइड क्या बचा हमारा, H2 प्लस क्या बचा है, O2। इस साइड क्या बचा है हमारा, अब 2 2 ने 4 था, 2 कट चुका है, तो बचा है 2 2 ने 4। तो इस प्रकार से क्या होती है हमारी ये समीकरण कंप्लीट होती है। और इस दौरान बहुत सारी क्या होती है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है आपकी, मुक्त होती है, विद्युत ऊर्जा निकलती है। और उस ऊर्जा का प्रयोग जो भी हमारा रॉकेट ईंधन है, या रॉकेट ईंधन में काम जो भी जाने वाले यात्री हैं, या जो भी उसमें जो रॉकेट है उसमें काम करने वाले हैं, वो इस ऊर्जा का प्रयोग अपने लिए क्या करती हैं, उपयोग में लाती हैं। तो इस तरीक़ा से वोल्टी सेल के बारे में या ईंधन सेल के बारे में क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। तो हमने क्या बात किया, ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या होती है भाई, तो ईंधन सेल एक प्रकार की वोल्टी सेल होती है, और इस प्रकार के सेल में इलेक्ट्रोडों को लगभग लगातार जो है विकारक की पूर्ति कराई जाती है, और वहाँ से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है और विद्युत प्राप्त की जाती है। यहाँ पर जो ईंधन सेल की बात की जाती है, उसमें हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होती है वो उत्प्रेरक के रूप में क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। इसके लिए सबसे पहले 2 इलेक्ट्रोड होती है, उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की विलयन में क्या कर दी जाती है, डुबा दी जाती है। फिर एनोड कक्ष से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित की जाती है, और कैथोड कक्ष से ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित की जाती है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस कक्ष में प्रवाहित की जाती है, यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया इस प्रकार से होती है, जहाँ पर हाइड्रोजन जो होती है वो OH के माध्यम से यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट दे देती है। फिर उस 2 इलेक्ट्रॉन को जो हमारा O2 होती है, वो O2 क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करके क्या बनाती है, 4OH बनाती है। और समीकरण को इस प्रकार से जब क्या कर दी जाती है, बैलेंस कर दी जाती है, तो अंततः हमारा जो मान है H2O2 इक्वल टू H2H2O प्राप्त होती है, और ऊर्जा क्या हो जाती है, वहाँ से मुक्त हो जाती है। जिस ऊर्जा का प्रयोग, जिस विद्युत ऊर्जा का प्रयोग बहुत सारे कार्यों में क्या की जाती है, उपयोग में लाई जाती है। तो ये हमारा कौन सा सेल हुआ भाई, हमारा ईंधन सेल। इससे पहले वाला सेल जो पढ़े थे वो कौन सा था, हमारा लेड संचालक सेल, जो कि एक प्रकार का द्वितीय सेल था। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन अगर आती है तो उस हिसाब से आपको चित्र बनाने की और समीकरण लिखने की तो विशेष महत्व है भाई, यही पर नंबर होती है, और थ्योरी अपने मन से क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। तो ये हो गया हमारा एक और सेल। अब हम चलते हैं, इस लेसन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको पूछता भी है और पेपर में भी उसके आने की संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उस टॉपिक के पर हम लोग क्या करते हैं, पहुँचते हैं। तो ये है हमारा
संक्षारण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है भाई? संक्षारण। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। कोरोजन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो संक्षारण होता क्या है इसको देखना। संक्षारण का शाब्दिक अर्थ होता है जंग लगना। क्या होता है हमारा भाई? जंग लगना। सिंपल बोलेंगे तो क्या बोलते हैं इसको? जंग लगना। और आप सब जानते हैं कि जंग कैसे लगता है, या जंग लगते हुए आपने देखा होगा, कैसे होता है वो नहीं पता है, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पता करेंगे। तो हमारा जो संक्षारण होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जंग लगना भी बोलते हैं। और संक्षारण धातुओं में लगता है भाई, अधातुओं में आपको नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अधातु उतना ज़्यादा क्रियाशील नहीं होते हैं, बट धातु बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो जितना भी संक्षारण होता है आपको ज़्यादातर धातुओं में देखने को मिलता है। ठीक है, तो धातु में जो संक्षारण होता है वो क्या होता है, पहले तो हम परिभाषा जानते हैं कि संक्षारण होता क्या है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? संक्षारण की परिभाषा लिख देते हैं पहले। तो ये हो जाता है हमारा संक्षारण, कोरोजन बोलते हैं। संक्षारण क्या होता है? तो अब ये बोल सकते हैं कि धातु का, है ना, वायुमंडल में उपस्थित जो क्या होता है, जो गैस है या जो नमी है उसके उपस्थिति में, या ये बोल सकते हैं वायुमंडल में उपस्थित जो गैस या नमी के कारण धातुओं का धीरे धीरे अवांछनीय पदार्थ में बदलने की जो प्रक्रिया है, या अवांछनीय पदार्थ में जो बदलने की प्रक्रिया है, वही क्या कहलाती है? आपकी संक्षारण कहलाती है, या संक्षारण के नाम से जानी जाती है। या ये बोल सकते हैं धातु का नमी एवं गैस की उपस्थिति में अवांछनीय पदार्थ में परिवर्तित होना ही क्या कहलाती है? आपकी संक्षारण कहलाती है, या संक्षारण के नाम से जानी जाती है। तो इसको क्या की जा सकती है? परिभाषा लिख जा सकती है भाई कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों एवं नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे अवांछनीय पदार्थों में, है ना। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों या नमी के उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे अवांछनीय पदार्थों में बदलने की क्रिया को, है ना, संक्षारण कही जाती है। संक्षारण कही जाती है, या संक्षारण क्रिया संक्षारण कहलाती है। तो इस तरीक़े से संक्षारण को क्या की जा सकती है भाई? परिभाषित की जा सकती है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण होती है, आपको क्या की जा सकती है? क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि संक्षारण क्या होती है। तो वायुमंडल में उपस्थित जो गैस होती है, वायुमंडल में उपस्थित जो नमी होती है, उसकी उपस्थिति में धातुओं की धीरे धीरे अवांछनीय पदार्थों में बदलने की जो क्रिया है वो संक्षारण कहलाती है। और ये जो संक्षारण होती है, ये संक्षारण जो है जंग लगने की क्या होती है? उदाहरण होती है ना। तो यहाँ पर जो संक्षारण होती है वो जंग लगने की क्या होती है भाई? उदाहरण होती है। तो यहाँ पर उसको लिखना चाहेंगे तो लिखी जा सकती है संक्षारण जंग लगने की क्या होती है? हमारा उदाहरण के अंतर्गत आती है। तो संक्षारण जंग लगने की क्या है भाई? उदाहरण होती है, जंग लगने की उदाहरण है। तो संक्षारण यहाँ पर लिख लेना, जंग लगने की उदाहरण होती है, जंग लगने की उदाहरण होती है। नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, उदाहरण होती है। तो यहाँ पर ये हो गया कि संक्षारण ही क्या होती है? जंग लगने की उदाहरण होती है। और जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है वो विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर क्या करती है? कार्य करती है। तो ये जो क्या होती है हमारी जो जंग लगने की प्रक्रिया जो होती है, जंग लगने की प्रक्रिया जो है विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर क्या करती है? कार्य करती है। विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर क्या करती है भाई? कार्य करती है। तो इस तरीक़ा से संक्षारण से रिलेटेड कुछ बातें क्या की जा सकती है? लिखी जा सकती है कि संक्षारण होती क्या है। तो संक्षारण जो होती है वो वायुमंडल में उपस्थित नमी के कारण, गैसों के कारण जो धातु होती है उस धातु का धीरे धीरे अवांछनीय पदार्थ, मतलब अनुपयोगी पदार्थ में जो बदलने की प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? आपकी संक्षारण कहलाती है। और जंग लगना संक्षारण की क्या होती है? एक महत्वपूर्ण उदाहरण होती है। जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है उस जंग लगने की प्रक्रिया को एक सिद्धांत है, विद्युत रासायनिक सिद्धांत।
विद्युत रासायनिक सिद्धांत। ये जो विद्युत रासायनिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। किसके आधार पर भाई? विद्युत रासायनिक सिद्धांत के आधार पर क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। और जंग लगने के अगर हम सूत्र की बात करें, किसकी बात करें? जंग लगने की सूत्र। जंग लगने की अगर हम सूत्र देखें तो जंग लगने का जो सूत्र होती है वो होती है आपका Fe2O3XH2। इसको जो है जंग लगने की सूत्र कही जाती है, जिसका नाम हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होती है। जिसका नाम क्या होती है भाई? हमारी हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होती है। फेरिक ऑक्साइड होती है। कभी कभी तो क्वेश्चन इसी को पूछ दी जाती है कि जंग लगने का सूत्र क्या होती है, तो जंग लगने के सूत्र हाइड्रेट है ना, फेरिक ऑक्साइड को जो है जंग लगने के सूत्र के नाम से जानी जाती है। तो ये तो हो गया संचारण के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम आगे चलते हैं, ये जो है किस प्रकार से विद्युत रासायनिक जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधार पर जो जंग लगने की प्रक्रिया है, संचारण की प्रक्रिया है, उसको किस प्रकार से समझाई जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है भाई? जंग लगने की विद्युत रासायनिक जो सिद्धांत है उसको जो है निम्न प्रकार से क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। सबसे पहले इसमें ये बोली जाती है कि जो हमारा जो लोहा होती है, उस लोहा के है ना, ये जो कुछ भाग होती है वहाँ पर क्या होता है, जो आयरन होती है या लोहा का एक जो भाग होता है वो एनोड के जैसा व्यवहार करती है, और लोहा का एक दूसरा जो भाग होता है वो किसके जैसा व्यवहार करती है, कैथोड के जैसा क्या करती है, व्यवहार करती है। क्योंकि भाई हमारा लोहा जो होती है, लोहा में ही संचारण होती है, तो लोहा का कुछ विशेष जो भाग होती है वो किसके जैसा, हमारा एनोड के जैसा व्यवहार करती है। और ये जो एनोड होती है उस स्थिति में फिर क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, डोनेट करती है, और वह इलेक्ट्रॉन फिर जो है किसी लोहा के किसी दूसरे जगह पर जा कर के वो क्या होती है, ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में उसका क्या हो जाती है, ऑक्सीकरण हो जाती है, और फिर जो है उसमें धीरे धीरे जो जंग लगने की प्रक्रिया हो स्टार्ट होती है। तो लोहा का जो कुछ भाग होती है वो एनोड के जैसा व्यवहार करती है। तो लोहा में क्या होती है भाई, हमारा ये आयरन होती है, और ये जो आयरन होती है जो कि एनोड के जैसा व्यवहार करती है, ये आपका क्या करती है, वहाँ पर क्या करती है, हमारा ये आयन बनाती है, और आयन बना करके कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करती है, डोनेट करती है। मतलब ये ऑक्सीडेशन के भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होती है वो लोहा के किसी और भाग पर, जहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति होती है, और उस हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में उसका क्या हो जाती है, ऑक्सीकरण हो जाती है या उसका अपचयन हो जाती है। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या होती है, ये हो गया वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, और साथ में हाइड्रोजन की उपस्थिति में उसमें एनोड में उसका अपचयन हो जाती है, ये हो जाती है O2। उसके अलावा यहाँ पर क्या त्यागी गई है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन त्यागी गई है, वो होती है। और चूँकि ये हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में होती है तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। क्योंकि ऑक्सीजन 2 होती है तो इसलिए इसकी मात्रा कितना ले ली जाती है, हमारा 4 ले ली जाती है, और इक्वल टू ये क्या बन जाती है, हमारी 2 दूने 4 पानी की क्या हो जाती है, मालिकोस बन जाती है। अब यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पर कुछ चीज़ क्या होती है, हमको प्राप्त होती है। यहाँ पर ये प्लस चार्ज के रूप में होती है। ये जो प्लस चार्ज वाला होती है, ये प्लस चार्ज आपको कहाँ से मिलती है, तो ये आपको वायुमंडल में उपस्थित जो क्या होती है, H2 होती है, साथ में क्या होती है, CO2 होती है, जो आपस में मिलकर क्या बनाती है, H2CO3 का निर्माण करती है, और यही एक कार्बनिक अम्ल के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ से जो H+ प्राप्त होती है, जिसके वजह से अपचयन की प्रक्रिया होती है, कैथोड में अपचयन की प्रक्रिया होती है, वो यहाँ से मिलने वाले हाइड्रोजन प्लस के कारण होती है। तो यहाँ पर ये हो जाती है ऑक्सीकरण, जो लोहा के किसी जगह पर होती है, और यहाँ पर क्या हो जाती है, आपकी अपचयन हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होती है, दोनों को अगर देखी जाए तो यहाँ पर कुछ चीज़ तो कैंसल हो जाती है। इस प्रकार से जो बच जाती है वो होती है 2Fe। यहाँ पर क्या होती है, हमारी O2, ये हो जाता है 4H+ आयन, और इज इक्वल टू इस साइड होती है हमारा 2Fe2 होती है, और साथ में हमारे क्या बची है, हमारा 2H2O, ये क्या होती है, बची रहती है। बाद में क्या होती है कि वायुमंडल में उपस्थित जो क्या होती है, हमारी जो नमी होती है ये, और ये जो आयरन होती है ये, यहाँ पर दोनों क्या करती है, आपकी क्रिया करके आपका फेरस ऑक्साइड का क्या करती है, निर्माण करती है। और वो जो फेरस ऑक्साइड जो बनती है, ये जो हमारा क्या बनती है, फेरस ऑक्साइड बनती है। ये फेरस ऑक्साइड फिर वायुमंडल में उपस्थित जो क्या होती है, जो
गैस होती है उसके साथ और वायुमंडल में उपस्थित जो क्या होती है नमी होती है उसके साथ क्रिया करती है और क्रिया करके फाइनली Fe2O3 और यहाँ पर XH2O जिसे जो है जो लोहे की जंग लगने की सूत्र के नाम से जानी जाती है प्राप्त हो जाती है। और यही जो है आपके हाइड्रेट है ना फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानी जाती है। फेरिक ऑक्साइड के नाम से क्या की जाती है भाई, जानी जाती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है और बीच बीच में कुछ क्या की जा सकती है, थ्योरी लिखी जा सकती है। तो ये हो गया जंग लगने का विद्युत रासायनिक सेल सिद्धांत। तो जंग लगने का जो विद्युत रासायनिक सिद्धांत होती है उसमें लोहा का जो कुछ भाग कोई एक परमानेंट जो भाग होती है वो एनोड के जैसा व्यवहार करती है, एनोड के जैसा बिहेव करती है, जिसके कारण क्या करती है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करती है वहाँ पर या अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और यहाँ से फिर वो एक चार्ज बनाती है, धन चार्ज बनाती है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। अब जो उत्पन्न जो इलेक्ट्रॉन होती है वो लोहा की किसी दूसरे जगह पर जा कर के क्या होती है ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन आयन होती है उसकी उपस्थिति में उसके क्या हो जाती है अपचयन होती है, पानी का निर्माण करती है और उसके पश्चात ये जो पानी बना है और साथ में जो आयन बना है वो मिल करके इस प्रकार से पानी और आयन बनाती है। बाद में पानी और आयन आपस में मिल करके जो है क्या बनाती है फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाती है, जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में फिर क्या करती है आपकी वो आपका Fe2O3 XH2 में क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती है और वही आपकी जो है लोहे में जंग लगने के सूत्र को क्या करती है प्रदर्शित करती है। तो ये हो गया आपका विद्युत रासायनिक सिद्धांत जो थ्योरी के आधार पर और समीकरण के आधार पर इस प्रकार से लिखी जा सकती है भाई। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं।